नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर अपने तरल के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट जो अपनी क्लास थी उसमें हम लोग बर्नौली जो थे, बर्नौली के प्रमेय और उसके अनुप्रयोग जो है उन्हें पढ़ रहे थे। तो बर्नौली की प्रमेय जो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके पास में दाब ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है और जो स्थितिज ऊर्जा होती है, इन तीनों का योग किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है। और अपने रोज इसे भाग देने के बाद में अपने इसे किस रूप में लिख दिया था? दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष के रूप में लिख दिया था। और हमने बोला था कि किसी भी द्रव के प्रवाह के अंदर दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष जो है, इन तीनों शीर्षों को मिलाकर के संपूर्ण शीर्ष बोलते हैं। और संपूर्ण शीर्ष जो है वो किसके बराबर रहता है? हमेशा कांस्टेंट के बराबर रहता है। उसके बाद में अपने बहिस्राव यानी टोरिसेली प्रमेय जो थी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें देखा था कि कोई आपके पास में जो पात्र है उससे जो द्रव निकल रहा है उसे अपने व्याख्या जो है यानी उसका वेग जो है उसकी व्याख्या अपने किस आधार पर कर सकते हैं। जैसे स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई पिंड गिरता है उसके लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं V = √2gh, उसी प्रकार से इसके लिए भी फॉर्मूला लिख सकते हैं V = √2gh। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है वेंचुरी प्रवाह मापी। ठीक है, वेंचुरी प्रवाह मापी अपने आज पढ़ने वाले हैं। वेंटुरी लिखते हैं वैसे से और बोलते हैं वेंचुरी प्रवाह मापी है, वेंचुरी प्रवाह मापी। ठीक है, वेंचुरी प्रवाह मापी या वेंचुरी प्रवाह नलिका। तो इस उपकरण की सहायता से अपने क्या किया जा सकता है? नली में जो द्रव प्रवाहित होता है उस द्रव की प्रवाह की दर अपने क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस नली में प्रवाहित होने वाले द्रव की दर हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए देखिए क्या किया जाता है। आपके पास में जैसे ये वेंचुरी प्रवाह नलिका है या वेंचुरी प्रवाह मापी है, इस प्रकार से इसे बनाते हैं। ठीक है, और इसमें प्रवाहित होने वाला तरल जो है वो इस प्रकार से कुछ प्रवाहित हो रहा है। इस तरीके से इसमें क्या है, कोई तरल जो है वो प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर तरल प्रवाहित हो रहा है। इस नलिका के अपने 3 पार्ट बना लेते हैं, X, Y और Z। ठीक है, ये जो इसका पार्ट है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 लेते हैं और इसका भी A1 होगा, पर ये जो बीच वाला पार्ट है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितने लेते हैं? A2 लेते हैं। और यहाँ वेग जो है इसे V1 लेते हैं और इसके अंदर जो वेग है इसे क्या लेते हैं? V2 लेते हैं। देखिए तरल जो है वो इस दिशा के अंदर क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। इसके ऊपर अपने क्या कर देते हैं? 2 ऊर्ध्वाधर नलिकाएं लगा देते हैं, H1 और H2 गहराई तक, जिसमें क्या भरा हुआ हो? तरल जो है वो भरा हुआ हो। यानी द्रव स्तंभ जो है उसकी ऊंचाई कितनी आए? जिसमें H1 और H2 आए, उस नलिका को अपने क्या कर देते हैं? इनके ऊपर लगा देते हैं। दाब लिख देते हैं, यहाँ P1 है और यहाँ कितना है? P2 है। तो यहाँ अपने क्या करते हैं? नलिका लगा देते हैं और यहाँ भी एक नलिका लगा देते हैं, जिसके अंदर ये तरल जो है ऊपर चला जाएगा और द्रव स्तंभ बन जाएगा। और द्रव स्तंभ की जो हाइट है इसे H1 और H2 के रूप में अपने लिख देते हैं। ये द्रव स्तंभ जो है इसकी हाइट को अपने किससे लिख देते हैं? H1 और H2 से लिख देते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। अगर आप लोग देखोगे तो ये इनमें क्या आ जाएगा? यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा। तो H1 और H2 हाइट तक यहाँ पर क्या भरा हुआ है? इसमें तरल भरा हुआ है। और ये जो नलिका हम लोगों ने लगाई है ये क्या काम करेगी? यहाँ पर दाब मापने का काम करेगी। अब अपने क्या करते हैं? इसमें बर्नौली प्रमेय जो है उस बर्नौली प्रमेय को अप्लाई करते हैं। तो अपने लिखते हैं बर्नौली प्रमेय से, बर्नौली प्रमेय से। तो यहाँ अगर बर्नौली प्रमेय आप लोग लगाओगे तो आप लोग लिखोगे P की जगह P1 1/2 रो V1 स्क्वायर। ठीक है, और किसके बराबर आ जाएगा? P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, यानी गतिज
ऊर्जा का मान आ जाएगा, यानी जो हम लोग जिसे वेग स्तंभ के रूप में लिख रहे थे, तो वेग स्तंभ के रूप में अपने पास में टर्म बन जाएगी, और एक आपके पास में दाब स्तंभ वाली जो टर्म है वो बच जाएगी। पर ध्यान रखना भाग में रो के साथ नहीं आ रहा है, तो ये आपके पास में क्या है, दाब ऊर्जा है, ये दाब ऊर्जा है, और ये कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है। और रो जी से अगर आप लोग भाग लगा दोगे तो ये दाब शीर्ष, और ये आपके पास में क्या बन जाएगा, वेग शीर्ष बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये टर्म लिखनी है। दूसरी स्थितिज ऊर्जा वाली जो टर्म है, यानी स्थितिज ऊर्जा के लिए जो आप लोगों ने गुरुत्वीय स्तंभ लिखा था स्मॉल h से, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा लिखो रो जी एच, वो दोनों तरफ ही नहीं आएगी क्योंकि समान ऊंचाई तक दोनों में क्या है, तरल भरा गया, या समान ऊंचाई पर दोनों नलिकाएं जो है वो स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर दोगे, इसमें मान जो है वो लिख दोगे। अब देखिए यहाँ से आप लोग किसका मान ज्ञात करोगे, P1 माइनस P2 का मान जो है वो ज्ञात करोगे। तो ये बनेगा P1 माइनस का P2, तो ये बनेगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। तो ये बनने वाला है P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये समीकरण आपके पास में बनेगी, P1 माइनस P2 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, आपके पास में ये समीकरण जो है इसके लिए प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिए इसमें अब जो आपके पास में दाब मापने के लिए नलिकाएं लगाई गई है, उनमें अपने जो द्रव स्तंभ है उनकी ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, तो उनकी ऊंचाई आपको पता है h1 और h2 है। तो यहाँ से आपके पास में किसका मान आएगा, h का मान आएगा कितना, h1 माइनस h2, ठीक है, कितना आएगा, h1 माइनस h2 आएगा। दूसरा आपको ये पता है ये h1 है और ये कितना है, h2 है। जो द्रव आप लोगों ने भर रखा है उसका घनत्व अगर कितना हो, रो हो, तो ये जो आपके पास में h आने वाला है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये जो आपके पास में P1 माइनस P2 है, P1 माइनस P2 है, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो रो जी एच के बराबर आ जाएगा, ठीक है। P1 माइनस P2 जो है उसका मान कितना आ जाएगा, रो जी एच आ जाएगा। जहाँ रो आप लोगों ने लिख रखा है ये क्या है, द्रव का घनत्व है। तो अब देखिए आपके पास में समीकरण जो है वो क्या बन जाती है, समीकरण जो आप लोगों के पास में ये वाली जो समीकरण है इसे आप लोग लिख दोगे यहाँ से रो जी एच, यहाँ लिख रहा हूँ रो जी एच किसके बराबर, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो रो से रो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, और निरस्त करने के बाद में आपके पास में मान जो निकल करके आएगा वो किसका आएगा, मान आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर का, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर का, और कितना आएगा, 2GH आएगा। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2GH के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग किसका मान रख सकते हो, तो यहाँ पर आप लोग जो है वो मान रख सकते हो V2 का। V2 का मान कहाँ से रखोगे, तो ये मान आपके पास में आएगा, आप लोग जानते हो जो असंयान और असंपीड्य तरल होता है, असंयान और असंपीड्य द्रव होता है, उसके लिए आप लोग क्या लिख सकते हो, स्वतंत्र समीकरण लिख सकते हो। किसके लिए, जो आपके पास में असंयान और असंपीड्य द्रव होता है उसके लिए स्वतंत्र समीकरण से यहाँ पर क्या लगा दोगे आप लोग, स्वतंत्र समीकरण लगा दोगे। तो स्वतंत्र समीकरण से आपके पास में क्या आ जाता है, A1 V1 बराबर A2 और V2 आ जाता है। तो आप लोग किसका मान निकाल लोगे, V2 का कितना, ये आ जाएगा A1/A2 और गुणा क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। तो V2 का मान कितना, A1/A2 गुणा V1। तो ये आपके पास में V2 की टर्म आ जाती है। दूसरा देखिए आपके पास में यहाँ पर किसका मान लिखा गया है, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के रूप में आपके पास में ये टर्म लिखी गई है। तो अब देखिए आगे आप लोग इसे क्या लिखोगे, आप लोग यहाँ पर मान रखोगे ये जो समीकरण है इसमें क्या करोगे, V2 स्क्वायर का मान रखोगे। तो यहाँ से सोल्व करता हूँ मैं इसे, इस समीकरण में आप लोग क्या रखोगे, V2 स्क्वायर का मान रखोगे। यहाँ पर आपके पास में V2 का मान कितना है, A1/A2 है और साथ में क्या है, V1 है। तो आपके पास में ये बनेगा A1/A2, इसकी क्या, होल स्क्वायर, A1/A2 इसकी क्या, होल स्क्वायर, और साथ में क्या है, V1 स्क्वायर है, साथ में क्या है, V1 स्क्वायर है, माइनस का V1 स्क्वायर, और किसके बराबर, ये आपके लिए बराबर है 2GH
एच के। 2gh को एक बार के लिए छोड़ते हैं, हमने लगातार लाइन में लिखते जाएंगे, या यहाँ लिख देता हूँ 2gh, तो ये बनेगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर माइनस का 1, और v1 स्क्वायर जो है यहाँ से क्या आ जाता है आपके पास में कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो v1 स्क्वायर को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखिए आप लोग यहाँ से क्या करोगे, a2 स्क्वायर जो है, a2 स्क्वायर को आप लोग एलसीएम लोगे तो यहाँ बनेगा a1 स्क्वायर माइनस का a2 स्क्वायर, और साथ में क्या v1 स्क्वायर। तो आपके पास में क्या बना, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर बटा a2 की स्क्वायर, और गुणा में क्या है v1 स्क्वायर है। तो v1 का अगर आप लोग यहाँ से मान ज्ञात करो, इस साइड क्या है 2gh है। अगर आप लोग v1 का मान ज्ञात करो तो v1 स्क्वायर का मान आपके पास में आएगा 2gh और a2 की स्क्वायर, अपोन में क्या है a1 स्क्वायर माइनस a2 की स्क्वायर है। तो ये मान आपके पास में आ जाएगा। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को यहाँ से v1 का मान ज्ञात कर लेना है। तो v1 का मान अगर आप लोग ज्ञात करोगे तो ये जो समीकरण है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। तो आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर जो राशियाँ लिखी गई उनमें से एक राशि स्क्वायर के रूप में कौन सी, ये a2 की स्क्वायर, तो ये बनेगा सिर्फ a2 और अंडर रूट के अंदर आपके पास में आ जाएगा अंडर रूट 2gh बटा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। तो v1 का मान आपके पास में प्राप्त हो जाएगा, v1 बराबर a2 अंडर रूट 2gh और a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अब देखिए नली में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का अगर आपको आयतन ज्ञात करना हो, यानी नली में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन, नली से प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन, तो ये आप लोग Q से अगर लिखो तो ये आएगा A1 और V1 के बराबर। देखिए A1 और V1 के बराबर क्यों लिखा है, क्योंकि अपने प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं। तो प्रति सेकंड की जब आप लोग बात करोगे तो जो वेग आपके पास में V1 है वही किसके बराबर आ जाएगा, दूरी के बराबर आ जाएगा। यानी V1 जो है वही क्या होगा, दूरी या विस्थापन जो है उसका मान आपको बताएगा। तो यहाँ से Q देखिए आपके पास में कितना आएगा, तो Q का मान A1 और V1 का मान आपके पास में ये है, तो ये A1 A2 अंडर रूट 2gh बटा h1 माइनस h2 के बराबर आ जाएगा। तो प्रवाहित द्रव जो है उसका आयतन, प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का आयतन आपके पास में कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपके पास में q a1 a2 अंडर रूट 2gh बटा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अभी ये आपके पास में ये उठा करके सीधा लिख दिया मैंने, तो a1 यहाँ पर है ही, a2 ये आ जाएगा और अंडर रूट 2gh, और यहाँ से देखिए a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अगर आपके पास में क्या हो, गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान नियत हो, गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या हो, नियत हो, और a1 a2 तो वैसे ही नहीं बदलने वाले, तो आपका q जो है वो किसके समानुपाती आता है, तो q समानुपाती आता है अंडर रूट h के। अंडर रूट h के समानुपाती आने का मतलब हो गया q जो है वो किसके समानुपाती है, h1 माइनस h2 के समानुपाती है। और ऐसा आपको पता चलता है यहाँ से, क्योंकि h जो है वो किसके बराबर है, h1 माइनस h2 के बराबर है। ठीक है, तो a1 a2 और g नियत होने पर q जो है वो किसके समानुपाती आ जाता है, अंडर रूट h के समानुपाती आ जाता है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, द्रव के प्रवाह की दर जो है उसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको सारी टर्म्स इसमें बता देता हूँ। हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है वेंचुरी प्रवाह मापी। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, वेंचुरी प्रवाह मापी है। वेंचुरी प्रवाह मापी जो है इसके अंदर हम लोगों ने किसे अप्लाई किया है, जो बर्नौली प्रमेय, इसे हम लोगों ने अप्लाई किया। इसके साथ साथ सातत्य समीकरण से भी हम लोगों ने वैल्यू रखी है इसमें। तो ये जो सामने डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका है, तो ये डायग्राम आपके पास में है वेंचुरी प्रवाह मापी का। इसमें इस प्रकार की आपके पास में एक नलिका होती है, x y और z, x और z सिरे बराबर है, परंतु ये जो y सिरा है ये क्या है, थोड़ा छोटा है। यहाँ पर एक नलिका h1 लगी है और यहाँ पर एक नलिका जो है वो h2 लगी हुई है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a1 है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a2 है। यहाँ पर द्रव का वेग v1 है और यहाँ पर द्रव का वेग v2 है। यहाँ पर दाब p1 है और इस जगह दाब जो है वो कितना है, p2 है।
तो तरल जब इसमें प्रवाहित होता है तब आप लोग यहाँ क्या करोगे, इसमें अप्लाई कर दोगे, किसे अप्लाई कर दोगे आप लोग यहाँ पर बर्नौली प्रमेय को। तो बर्नौली प्रमेय जो है वो आपको बता रही थी कि जो आपके पास में दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष जो होता है उसका योग कांस्टेंट रहता है, या दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, और अगर रो जी से आप लोग भाग लगा करके लिखते तब ये शीर्षों के रूप में लिखा जाता। तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर है, तो आप लोग देख सकते हो ये बराबर है P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर के। यहाँ आप लोगों ने क्या लिख दिया, P1 माइनस P2 किसके बराबर, 1/2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। तो ये P1 माइनस P2 और 1/2 रो को ले लिया हम लोगों ने कॉमन, तो आपके पास में बनता है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब देखिए आगे, यहाँ बनेगा H इक्वल H1 माइनस H2, और P1 माइनस P2 किसके बराबर है, रो जी एच के बराबर है। तो आप लोगों ने सारे मान इसमें रख दिए। तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर 2GH। देखो S यान और असंपीड़ित द्रव के लिए स्वतंत्र समीकरण आपके पास में होती है क्या, A1 V1 किसके बराबर, A2 V2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से V2 का मान आप लोग ज्ञात कर लोगे A1/A2, और गुणा में क्या है, V1 है। इसे आप लोग कहाँ रख दोगे, इसे लिख दोगे आप लोग इस समीकरण के अंदर, और समीकरण में लिखने के बाद में आप लोग जब इसे सोल्व करोगे, V1 स्क्वायर को कॉमन लेकर के V1 का मान ज्ञात करोगे, तो ये मान आपके पास में प्राप्त होगा कितना, A2√2GH/A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और इस V1 को आप लोग कहाँ रख दोगे, इस समीकरण के अंदर रख दोगे। जैसे ये समीकरण उठा करके कंप्लीट समीकरण को इसमें रखेंगे तो ये A1 A2 और √2GH/A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर समीकरण बनती है। अब देखिए Q जो है यहाँ से किसके समानुपाती है, तो √H के समानुपाती है, यानी Q जो है वो किसके समानुपाती है, H1 माइनस H2 के समानुपाती है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, द्रव जो प्रवाहित हो रहा है उसकी दर को ज्ञात कर सकते हो। आगे देखिए, इसमें कुछ गतिक उत्थापक आपको दिए गए हैं, यानी लिफ्ट जो है उनके बारे में आपको बताया गया है। देखिए, एक इसके अंदर आपके लिफ्ट से पहले एक टॉपिक और दिया गया है, वो है रक्त प्रवाह है और हार्ट अटैक, ठीक है। रक्त प्रवाह है और हार्ट अटैक। तो देखिए, रक्त प्रवाह जो है और जो हार्ट अटैक है, इसे भी अपने किससे समझ सकते हैं, जो बर्नौली सिद्धांत है उसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। बर्नौली सिद्धांत अपने को क्या बताता है, बर्नौली सिद्धांत अपने को बता रहा था कि आपके पास में जो दाब शीर्ष है और जो आपके पास में दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और तीसरा जो गुरुत्वीय शीर्ष है, इन तीनों शीर्षों का योग हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमें कौन बता रहा है, बर्नौली सिद्धांत बता रहा है। तो इसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो किस पर, जो अपने व्याख्या कर रहे हैं रक्त प्रवाह और हार्ट अटैक की। तो धमनियों में जो है वो रक्त प्रवाहित होता है, और वो भी अपने किससे समझ सकते हैं, जो आप लोग बर्नौली प्रमेय पढ़ करके है इससे समझ सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि अगर वेग बढ़ जाए, अगर वेग का मान क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो जो आपके पास में दाब है, दाब का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जहाँ वेग ज़्यादा होता है वहाँ दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जहाँ वेग कम होता है वहाँ दाब जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। वहाँ दाब जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब आप लोग देखोगे इसके अंदर कि
हमारी जो धमनियाँ हैं उसमें रक्त का प्रवाह हो रहा है। जैसे ये मानो कि इस तरीके से हमारे पास में धमनी है और यहाँ से क्या प्रवाहित हो रहा है, रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतता है हमारी धमनियों में पपड़ियाँ जमना शुरू हो जाती है, या प्लाक आप लोग जिसे बोलते हो, प्लाक जिसे बोलते हैं, वो जमना शुरू हो जाता है। तो जिससे ये धमनी की जो नलिका है ये क्या हो जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है। पहले की तुलना में इसका व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। व्यास कम होने की वजह से आप लोग देखोगे, आप लोगों ने पढ़ा है, यानी इसका क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा अगर व्यास कम होगा। A1 और V1 हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सातत्य प्रमेय के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ क्षेत्रफल कम होता है वहाँ वेग क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर पपड़ियाँ जमने की वजह से इनकी दीवारें संक्रिय हो जाएगी और ये नलिका थोड़ी संक्रिय हो जाएगी, जिससे वेग जो है, वेग का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वेग का मान यहाँ बढ़ जाएगा तो यहाँ दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दाब का मान कम होने की वजह से बाहर से जो दाब है वो क्या हो जाएगा, अधिक रहेगा। तो अंदर का दाब कम होने की वजह से ये धमनियाँ जो है वो क्या हो जाएगी, पिसक जाएगी। उसी को अपने किस नाम से जानते हैं, हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होगा, वेग बढ़ेगा, दाब का मान लगातार कम होता जाएगा। और आपको पता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये दीवारें और ज़्यादा क्या होती जाएगी, इस तरीके से फैलती जाएगी, जिससे आपके पास में ये जो नलिका है इसका क्षेत्रफल और कम हो जाएगा। और क्षेत्रफल और कम होता जाएगा तो उससे वेग का मान भी लगातार बढ़ता जाएगा, जिससे एक तो अपने हार्ट को पंपन करने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, दूसरा ये जगह जो है रक्त प्रवाहित होने के लिए कम होती जाएगी, जिससे वेग बढ़ेगा और वेग बढ़ने से दाब कम होगा और बाहर दाब जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी कंडीशन को अपने किस नाम से जानते हैं, हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इसमें गति कुथापक आता है। एक तो आता है घूमती हुई गेंद का चलना और एक आता है बिना घूमे गेंद का चलना। एक तो आपके पास में आता है बिना घूमे गेंद का चलना, बिना घूमे गेंद का चलना। तो एक तो आपके पास में जो गेंद है वो बिना घूमे चलती है और एक आपके पास में होती है घूमती हुई गेंद। तो जो गेंद बिना चक्रण के घूमती है तो वहाँ पर तरल जो है वो किस प्रकार से प्रवाहित होता है, वो प्रवाहित होता है आपके धारा रेखीय प्रवाह में। ठीक है। यानी जैसे आपके पास में कोई एक गेंद है, आप लोग इसे बिना घूमे क्या करवा रहे हो, गति करवा रहे हो, तो इसके चारों ओर जो तरल है वो कैसा होगा, धारा रेखीय प्रवाह होगा। तरल जो है उसका प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखीय प्रवाह होगा। धारा रेखीय प्रवाह होने से दोनों साइड का वेग बराबर होगा और वेग बराबर होने की वजह से दबांतर जो है उस दबांतर का मान क्या होगा, 0 होगा। और दबांतर का मान 0 होने की वजह से गेंद जो है वो आराम से क्या करती रहेगी, अपनी गति करती रहेगी। ठीक है। और किसी प्रकार का चक्रण इसमें नहीं होगा। एक इसमें कंडीशन आती है घूमती हुई गेंद की चाल। ठीक है। घूमती हुई गेंद की चाल, यानी अपने पास में जो गेंद है अगर वो क्या कर रही हो, घूम रही हो, तो उसमें क्या होगा, इसमें देख सकते हो आप लोग, यानी आपकी गेंद जो है वो क्या कर रही हो, स्पिन कर रही हो, उसमें जो प्रभाव होता है उसे अपने जानते हैं मैग्नस प्रभाव के नाम से। एक तो ध्यान रखोगे कि इस प्रभाव को अपने किस नाम से जानते हैं, मैग्नस प्रभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये जो प्रभाव है इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, मैग्नस प्रभाव के नाम से जानते हैं। और आप लोग ऐसे जैसे गेंद बनाए कि ये आपके पास में गेंद है, तो ये अब क्या कर रही है, चक्रण कर रही है। चक्रण करने की वजह से जो तरल प्रवाहित हो रहा है उसका प्रवाह कैसा नहीं रहेगा, धारा रेखीय प्रवाह नहीं रहेगा। ठीक है। धारा रेखीय प्रवाह नहीं होगा तो गेंद जो है इसके एक तरफ हवा का वेग ज़्यादा होगा और एक तरफ वेग क्या होगा, कम होगा। यानी वेग जो है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। एक तरफ वेग ज़्यादा होगा और एक तरफ वेग क्या होगा, कम होगा। जैसे V1 और V2 से लिखें तो एक तरफ वेग ज़्यादा होगा और एक तरफ वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिस साइड वेग ज़्यादा है उस साइड दाब कम होगा और जिस साइड वेग कम है उस साइड दाब का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है।
अब जब आपकी गेंद स्पिन करेगी वहाँ पर, तो दबांतर की वजह से गेंद जो है उसमें क्या हो जाएगा, स्विंग हो जाएगा, यानी चक्रण जो है वो गेंद में उत्पन्न हो जाएगा। यानी स्पिन करती हुई गेंद जो आपकी है, स्पिन करती हुई जो गेंद है उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, स्विंग हो जाएगा। यानी गेंद जो आपकी वो क्या कर जाएगी, स्विंग कर जाएगी। और इसे अपने किस नाम से जानते हैं, मैग्नस प्रभाव के नाम से जानते हैं। और ऐसा किसकी वजह से होता है, तो ऐसा होता है दबांतर के कारण। ठीक है, जो दबांतर यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, एक तरफ दाब ज़्यादा होगा और एक तरफ दाब क्या होगा, कम होगा, और इस दबांतर की वजह से आपकी गेंद जो है वो क्या होती है, स्विंग होती है। और इस पर एक और क्या लगता है, परिणामी बल लगता है, और उसी साइड ये गेंद जो है वो चली जाती है। और ये किस तरफ लगेगा, तो ये यहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हो। जिस साइड वेग ज़्यादा है उस साइड दाब क्या होगा, कम होगा, और जिस साइड वेग कम है उस साइड दाब का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसे समझ सकते हो। अब आता है वायुयान के पंख या एरोफॉइल जिसे कहते हैं, वायुयान के पंख या एरोफॉइल की आकृति। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में क्या आता है, इसमें वायुयान के पंख या एरोफॉइल की, वायुयान के पंख, वायुयान के पंख, वायुयान के पंख या बोलते हो एरोफॉइल आकृति, एरोफॉइल आकृति। तो वायुयान के पंख जो होते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि वायुयान के पंखों की आकृति विशेष प्रकार की होती है। उनका ऊपरी जो सतह होती है उसे अपने वक्राकार बनाया जाता है, और नीचे की सतह जो होती है वो क्या होती है, सीधी होती है। यानी ऊपरी सतह की वक्रता नीचे वाली सतह से क्या होती है, अधिक होती है, और सामने का हिस्सा गोल और पीछे का हिस्सा जो है वो क्या होता है, चपटा होता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग इसे बना सकते हो। यानी ये जो ऊपर का हिस्सा है ये ज़्यादा वक्राकार होता है, और कुछ इस तरीके से क्या होती है, एरोफॉइल की आकृति होती है। ये वक्रता जो ऊपर वाली ज़्यादा होगी। ठीक है, ये जो है क्या हो रहा है, तरल जो आपके पास में है यानी गैसें जो है उनका क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने जो ये आकृति बनाई है, तो इन पंखों के ऊपर और नीचे तरल जो है उसका प्रवाह क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह होता है। और जो आपके पास में ऊपर का वेग v1 है वो नीचे की सतह के वेग से क्या होता है, अधिक होता है। यानी v1 जो आपके पास में वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और v2 जो है वो क्या होता है, कम होता है। यानी अपने इनकी जो आकृति बनाई है ये कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है कि इनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाए, दबांतर उत्पन्न हो जाए। जो ऊपर की सतह है इसे हम लोगों ने क्या बनाया, ज़्यादा वक्राकार बनाया, और नीचे की सतह जो है इसे ऊपर की तुलना में कम वक्राकार बनाया गया है। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो तरल प्रवाह हो रहा है इस तरीके से यहाँ पर तरल जो है वो क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। जैसे यहाँ v1 वेग से और यहाँ v2 वेग से तरल प्रवाहित हो रहा है। तो आकृति इस प्रकार से बनाई जाती है कि v1 का मान क्या हो, कम, और v2 का मान क्या हो, ये v1 का मान ज़्यादा हो और v2 का मान क्या हो, कम हो। यानी ऊपर वेग ज़्यादा हो और नीचे वेग क्या हो, कम हो। अगर ऊपर वेग का मान ज़्यादा होगा तो यहाँ जो दाब होगा उस दाब का मान कम होगा, और यहाँ दाब का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी ऊपर जो दाब है वो क्या हो जाएगा, कम, और नीचे की साइड जो है उस दाब का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर दबांतर उत्पन्न हो जाएगा, दबांतर उत्पन्न हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो आराम से कि ऊपर दाब कम है और नीचे दाब जो है वो ज़्यादा है। इससे आपका वायुयान जो है वो किस ओर उठ जाएगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा। क्यों, क्योंकि P1 आपके पास में कम है और P2 जो है, P2 आपके पास में ज़्यादा है, जिससे इस पर बल लगेगा, किस ओर बल लगेगा, ऊपर की ओर बल लगेगा, और आपका एरोफॉइल जो है यानी वायुयान जो आपका वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है कि जो आपके पास में एरोफॉइल होता है उसकी आकृति भी अपने किस हिसाब से सेट करते हैं। जो बर्नौली प्रमेय आपके पास में है या बर्नौली का जो सिद्धांत आपके पास में होता है उस सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, एरोफॉइल की आकृति बनाते हैं। और आकृति बनाते समय क्या करते हैं, ऊपर का जो पार्ट है उसकी वक्रता को हम लोग ज़्यादा रखते हैं, किसकी तुलना में, जो नीचे का पार्ट है उसकी तुलना में। तो ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा वक्र होगा, और ज़्यादा वक्र होने की वजह से
उस पार्ट के लिए वेग का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जहाँ वेग का मान ज़्यादा होता है वहाँ बर्नौली की प्रमेय क्या बताती है कि दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नीचे का जो पार्ट है यहाँ पर वेग क्या है, कम है। और जहाँ वेग कम होता है तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार उस जगह दाब का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऊपर दाब कम है, नीचे ज़्यादा है, जिससे क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसमें दबांतर उत्पन्न हो जाएगा और आपका वायुयान जो है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। बचे हुए अनुप्रयोग जो है उसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं।